आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी 15 जनवरी को होने वाले कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यालय के उद्घाटन में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली रवाना होने वाले हैं। नए एआईसीसी कार्यालय इंदिरा गांधी भवन का उद्घाटन कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की उपस्थिति में करेगी। रेवंत रेड्डी के 16 जनवरी को रात में अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर रवाना होने से पहले कई केंद्रीय मंत्रियों से मिलने की उम्मीद है। तेलंगाना में निवेश आकर्षित करने के प्रयास के तहत मुख्यमंत्री कैबिनेट सहयोगी डी श्रीधर बाबू और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 20 से 22 जनवरी तक स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भाग लेंगे। एक पूर्व आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि WEF की बैठक से पहले रेवंत रेड्डी तेलंगाना में संभावित निवेश और प्रस्तावित कौशल विश्वविद्यालय के लिए संभावित सहयोग पर विभिन्न कंपनियों के साथ चर्चा करने के लिए 16 से 19 जनवरी तक सिंगापुर का दौरा करेंगे। हुजूराबाद से बीआरएस विधायक कौशिक रेड्डी को जगतियाल विधायक संजय कुमार से भिड़ने के मामले में आज जमानत दे दी गई। करीमनगर पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद रेड्डी को सोमवार को हैदराबाद में गिरफ्तार किया गया था। बीआरएस विधायक को करीमनगर में एक जूनियर सिविल जज के सामने पेश किया गया। रेड्डी को गुरुवार 16 जनवरी तक 2 लाख रुपए की जमानत राशि भरने का आदेश दिया गया है। अदालत को दिए अपने बयान में रेड्डी ने कहा कि वह तलब किए जाने पर करीमनगर पुलिस के सामने पेश होंगे। वहीं उन्होंने न्यायाधीश से आगे कहा कि वह भविष्य में ऐसी टिप्पणियों से परहेज करेंगे। गौरतलब है कि करीमनगर में एक समीक्षा बैठक के दौरान विधायक की कुमार से बहस हो गई थी। यह बैठक कांग्रेस सरकार की नई योजनाओं जैसे रायतु भरोसा, इंदिराम्मा अत्यमयी भरोसा, इंदिराम्मा इल्लू और नए राशन कार्ड के मुद्दे के तहत आयोजित की गई थी। रेड्डी ने तेलंगाना में किसानों से तेलंगाना सरकार के वादों पर सवाल उठाते हुए कुमार पर हमला किया। जमानत का स्वागत करते हुए एक अन्य बीआरएस विधायक और वरिष्ठ नेता हरीश राव ने कहा, हमें खुशी है कि हमारे विधायक कौशिक रेड्डी को जमानत दे दी गई है। हर मास खत्म होते ही कर्नाटक कांग्रेस के भीतर मुख्यमंत्री पद को लेकर खटपट शुरू हो गई है। एक तरफ डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और उनके गुट के लोग 2.5 साल के फॉर्मूले की याद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मंत्रियों की समीक्षा बैठक में सिद्धरमैया ने बलिदान की बात कहकर सियासी चर्चाएं छेड़ दी है। कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला के सामने हुई इस बैठक में सिद्धरमैया ने कहा कि सोनिया और राहुल गांधी ने कांग्रेस को बढ़ाने के लिए बलिदान दिया है। ऐसे में हम सबको बलिदान देने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। 2.5 साल सीएम फार्मूला का मतलब है एक व्यक्ति पहले 2.5 साल मुख्यमंत्री बने और फिर अगले की 2.5 साल सरकार चलाने के लिए सीएम की कुर्सी किसी और को सौंप दे। कर्नाटक में 2023 में कांग्रेस की सरकार आई। उस वक्त सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे थे। चर्चा थी कि डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी जाएगी, लेकिन सीएम पद सिद्धरमैया को मिला। उस वक्त 2.5 साल फार्मूले की चर्चा शुरू हो गई। कहा गया कि 2.5 साल बाद शिवकुमार को सीएम की कुर्सी मिल सकती है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा न तो कांग्रेस की ओर से की गई और न ही डीके और न सिद्धरमैया ने। हालांकि दोनों के समर्थक इस बात को लेकर लगातार उलझते रहते हैं। इस साल के आखिर में सिद्धरमैया अपने 2.5 साल का कार्यकाल पूरा कर लेंगे। ऐसे में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या शिवकुमार को सीएम की कुर्सी सौंपी जाएगी। कांग्रेस पार्टी के भीतर जारी अंदरूनी कलह के बीच आज कर्नाटक के आबकारी मंत्री आरबी तिम्मापुर ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना दावा पेश करते हुए कहा कि वह दलित हैं और वह सीएम क्यों नहीं बन सकते। हुबली में पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री तिम्मापुर ने कहा, दलितों को सीएम पद पर क्यों नहीं आना चाहिए, मुझे मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनना चाहिए। अगर मैं सीएम बनूंगा तो किसे आपत्ति होगी। उन्होंने आगे कहा कि मुझे यकीन नहीं है कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक मेरे नाम को मंजूरी देगी या नहीं। अगर आलाकमान फैसला करता है तो मैं सीएम बनूंगा। सोमवार को हुई सीएलपी की बैठक में बेलगावी कार्यक्रम पर चर्चा हुई। किसी भी विधायक ने असंतोष व्यक्त नहीं किया। दलित नेताओं की बैठक रद्द नहीं की गई, हमने इसे स्थगित कर दिया है। दलितों की व्यवस्था को सुनने की जरूरत है। आगे उन्होंने कहा कि मैंने बलिदान की बात कही है। मुख्यमंत्री बदलने का फैसला आलाकमान करेगा। किसने कहा कि सीएम सिद्धरमैया को पद छोड़ने के लिए कहा जाएगा। मैं सत्ता बंटवारे के बारे में नहीं जानता। उन्होंने आगे कहा कि मुझे कैबिनेट फेरबदल के बारे में भी जानकारी नहीं है। कर्नाटक के प्रमुख राजनेताओं में शामिल मंत्री लक्ष्मी हेब्बल्कर और एमएलसी चिन्नाराज आज सुबह एक गंभीर सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। ये घटना बेलगावी के पास उस समय घटी जब उनकी कार एक कुत्ते को बचाने के प्रयास में असंतुलित हो गई। ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और कार एक पेड़ से टकरा गई। ये दुर्घटना आज सुबह लगभग 6 बजे के आसपास हुई। वह इस दुर्घटना में मंत्री लक्ष्मी हेब्बल्कर को पीठ और चेहरे पर मामूली चोटें आई, जबकि एमएलसी चिन्नाराज के सिर पर चोट आई है।
दोनों नेताओं की चोट गंभीर नहीं, अभी उनका इलाज चल रहा है और डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को अस्थिर बताया है। परिवार के सदस्य और समर्थक राहत की सांस ले रहे हैं। यह दुर्घटना कर्नाटक की राजनीति में हलचल का कारण बन गई है। दुर्घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और पार्टी के सदस्य मौके पर पहुंचे और दोनों नेताओं का हालचाल लिया। दिल्ली में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसी बीच बीजेपी नेता रमेश बिधोड़ी की ओर से प्रियंका गांधी पर दिए बयान से सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। हालांकि बाद में रमेश बिधोड़ी ने अपने बयान पर खेद भी जताया, लेकिन इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कई नेताओं ने बयानबाजी की कड़ी आलोचना की। वहीं प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि नेताओं को इस तरह की असंवेदनशील भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, खासकर जब मामला महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा से जुड़ा हो। वाड्रा ने आगे कहा कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर भी अब कई सवाल उठ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है और ये खतरे के निशान को पार कर चुका है। कई बार इसे गैस चैम्बर कहा जा चुका है। इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए राजनीति के जानकारों का मानना है कि दिल्ली के चुनावी माहौल में प्रदूषण जैसे असल मुद्दे को नजरअंदाज किया गया। प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन फिलहाल स्थिति सुधार की ओर बढ़ती दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रुपए में भारी गिरावट को लेकर मोदी सरकार पर हमला किया है और कहा कि लोग चाहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को उनकी विनाशकारी नीतियों से बचाया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि महंगाई और बेलगाम महंगाई से लोग भी त्रस्त हो रहे हैं और उनका जीवन दयनीय हो गया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में पोस्ट में कहा कि नरेंद्र मोदी जी, आपकी सरकार लगातार कमजोर होते रुपए की भारी गिरावट को रोकने में असमर्थ है, जो अब 86.50 के स्तर को पार कर गया है। भारत के लोगों को इस रैंक की अक्षमता का भारी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अमेरिकी मुद्रा के मजबूत होने और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण सोमवार को मध्य सत्र के दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 55 पैसों की गिरावट के साथ 86.59 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया। हालांकि अमेरिकी मुद्रा में गिरावट और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के कारण मंगलवार को शुरुआती कारोबार में रुपए अपने सबसे निचले स्तर से उछलकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 21 पैसे बढ़कर 86.49 पहुंच गया। खड़गे ने यह भी कहा कि देश को विदेशी मुद्रा भंडार 10 महीने के निचले स्तर पर गिर गया है और भारतीय किट्टी से विदेशी पूंजी की बड़े पैमाने निकासी ने अत्यधिक नकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा दिया है। वही आगे कांग्रेस प्रमुख ने दावा किया कि लगातार विदेशी फंड के बहिर्वाह और रुपए में भारी गिरावट के कारण बाजार में गिरावट के 4 दिनों में निवेशकों को 24.69 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन को जिंदा नहीं रखोगे तो विपक्ष खत्म हो जाएगा। यह बात सही है कि लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया था, लेकिन इसकी जरूरत आगे भी है। संजय राउत ने आगे कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हमें कुछ न कुछ समझौता करना पड़ता है। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और इसी वजह से उनकी जिम्मेदारी है कि हमें साथ रखकर बड़े भाई की भूमिका अदा करें। कोई लीडर अपॉइंट हुआ है क्या? किस तरह से बात चलती है? देखिए, अभी क्या इंडिया अलायंस सर्वाइव करेगा? डेफिनेटली इंडिया अलायंस सर्वाइव करेगा, क्यों नहीं करेगा। अगर हम इंडिया अलायंस को जिंदा नहीं रखेंगे तो अपोजिशन जिंदा नहीं रहेगा। मार देंगे ये लोग, खत्म कर देंगे। ये तानाशाह है, खतरनाक लोग हैं हमारे सामने। तो दिल्ली में क्यों नहीं साथ? बात ऐसी है कि जैसे हमने कहा, ये बात सही है कि इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए ही बना था, लेकिन उसको अब बरकरार रखना देश की जरूरत है, लोकतंत्र की जरूरत है। विधानसभा दिल्ली की है। अब वहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को लगता है कि हमारी ताकत है। दोनों लोकसभा में एक साथ लड़े थे, एक भी सीट नहीं जीत पाए। अगर बैठकर उसमें कुछ सुलह हो जाता तो हम सबको आनंद हो जाता। वैसे महाराष्ट्र में भी हमने कहा है कि जो लोकल बॉडी चुनाव है वो कार्यकर्ताओं के चुनाव रहते हैं। वहां हमको अलायंस करना मुश्किल होता है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा में जरूर हमारा अलायंस रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जिस तरह से खबरें आप दे रहे हैं कि इंडिया अलायंस टूट गया, महाविकास अघाड़ी टूट गई, ऐसा नहीं है। अलग अलग पार्टी है, अलग अलग विचारधारा होती है। हम एक साथ आते हैं लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, लोगों के लिए, तो सबको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। जैसे कि हम ये हमेशा कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है। जब हम एनडीए में थे
तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी होने के नाते, बड़ा भाई होने के नाते दिल्ली में सबको संभाल कर आगे जाने की जिम्मेदारी बीजेपी की रहती थी। वैसे ही कांग्रेस पार्टी हमारे अलायंस में एक बड़ी पार्टी है। अगर कांग्रेस बड़ी पार्टी है, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, नेशनल पार्टी है, एक इतिहास है उनका, तो हम सबको एक साथ लेकर लीडरशिप करने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की ही होनी चाहिए। ये हमारी हमेशा राय रही, उद्धव ठाकरे साहब की भी राय रही। और डायलॉग होना चाहिए हमेशा। अगर डायलॉग नहीं होगा तो कौन सी भी युति, अलायंस, फ्रंट, हाँ। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।